तरीके से पेनिट्रेशन पावर होती है। तो समझ में आया तुम लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? तुम लोगों को समझ में आया कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करके अपने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर है क्या, तो जुड़िए इस क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको जो भी नई नई इंफॉर्मेशन आती है वो चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। साथ साथ में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो वहाँ से सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में फिर हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले हम ये जानेंगे। तो नाम में ही इसके क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अच्छा इसका हिंदी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब देखो ये जो रहता है टॉपिक, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके वैकेंसीज में क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, यानी कि इजी क्वेश्चंस होता है ना कि एक एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें इजी क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस दोनों ही क्या रहते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पेपर जो होता है वो क्या होता है, उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर कभी भी एग्जामिनर को इजी क्वेश्चंस बनाने हुए तो वो शायद इस टॉपिक से बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि रेडिएशन क्या होती है, उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेडिएशंस क्या होती है। अच्छा ठीक है, आज के टाइम पे मैं आप लोगों से ये कहूँ कि क्या मेरे आसपास रेडिएशन प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है कि विजिबल लाइट्स की फॉर्म में भी हमारे आसपास क्या रहती हैं, रेडिएशंस प्रेजेंट रहती हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ रेडिएशन को हम देख नहीं सकते, हम ये भी बोलते हैं कि हम उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन रेडिएशंस जो होती हैं वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में ली जाती हैं। दूसरी बात ये कि हर किसी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि अगर रेडिएशन को यूज़ में लिया जा रहा है तो क्या उसके बेनिफिट होते हैं। तो याद रखना, कोई भी चीज़ हो अगर उसका बेनिफिट हमें उसके हार्म से ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं ली जाएगी। रेडिएशन जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, ये कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, हर जगह पे इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक हमारी लाइफ को बेहतर कराने के लिए यूज़ में ली जाने वाली क्या है, सारी टेक्निक्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं रेडिएशन की। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि रेडिएशन होती क्या है, यानी कि विकिरण होती क्या है। तो देखो रेडिएशन का मतलब ये है एक तरीके से कि रेडिएशंस जो होती हैं वो एक टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, यानी कि एक एनर्जी का ही प्रकार है, एक ऊर्जा का ही प्रकार होती हैं जो एक जगह से, यानी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, प्रोपोगेट हो सकती हैं। अब इन्हें क्या होता है, रेडिएशंस को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चाहिए कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि सारी रेडिएशंस ऐसी होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको कभी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो रेडिएशन जो है वो एक एनर्जी का टाइप है, ये एनर्जी का एक टाइप। ओके, मैं देखो इसमें शॉर्ट में लिखूंगी, ओके, लेकिन हाँ आपको एक्सप्लेन सारी चीज़ें करूंगी। एनर्जी का टाइप है जिसमें यह एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या की जाती है, दूसरे प्लेस पर संचरित होती है, प्रोपोगेट होती है या फिर ट्रांसमिट होती है। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अपनी रेस्ट कंडीशन में है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि उसके अंदर जो अब एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक्सीलरेट कर दें तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, और उसकी वजह से वो क्या करेगा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करेगा। तो जब भी रेडिएशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपोगेट होती हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म में भी क्या हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं। क्लियर? तो ये तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन हो गई है कि
एनर्जी का टाइप है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिफरेंट फॉर्म्स में क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। अब जो मेन क्वेश्चंस जहाँ से कभी कभार पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो एक चार्ट रेडी करना है पहले तो हम लोगों को, तो पहले चार्ट रेडी करते हैं। देखो रेडिएशन जो है वो दो टाइप की होती हैं, रेडिएशन दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आयनीकरण विकिरण। और एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, इसको क्या बोलते हैं, गैर आयनीकरण विकिरण। ओके, तो इनके नाम हम नोट कर लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि ये होती क्या है, कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या होती है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है ये होती क्या है। तो देखो इनके वर्ड में इनके नाम में एक वर्ड आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं आयनाइजिंग और इसमें बोल रहे हैं नॉन आयनाइजिंग, यानी कि ऐसी रेडिएशंस जो कि किसी भी मैटर को या मीडियम को आयनाइज कर दें, यानी कि आयनीकृत कर देती हैं, ऐसी रेडिएशंस आती हैं आयनाइजिंग रेडिएशन में। और ऐसी रेडिएशन जो किसी मैटर या मीडियम को आयनाइज नहीं कर पाती हैं वो आती हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में। तो ये रीज़न क्या है कि इसने आयनाइज कर दिया, इसने आयनाइज नहीं किया, इन सब की बात हम करते हैं। चलो, तो फर्स्ट बात तो ये हो गई कि ऐसी रेडिएशन जो किसी मैटर या मीडियम को आयनाइज कर दे। ठीक है, आयनाइज करने का मतलब क्या है ये भी समझाऊंगी आप लोगों को। और ऐसी रेडिएशंस जो मैटर या मीडियम को आयनाइज नहीं कर पाए, मैटर या मीडियम से क्या एक तरीके से आप एटम मान सकते हो। देखो तुम सबको अच्छे से पता है कि हमारे जितने भी आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, अगर हम उन सबको तोड़ेंगे भी तो एक लास्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है जो हमें सबसे लास्ट में मिलता है, उसको हम एटम बोलते हैं। तो अगर कोई भी रेडिएशन है जो उस छोटे से भी एटम से अगर टकराएगी तो भी क्या करती है, रिएक्शंस करती है। तो जो या मैटर या मीडियम को आयनाइज नहीं करे। अब देखो आयनाइज करने और आयनाइज नहीं करने का मतलब क्या है, आयनाइज इसने क्यों किया और इसने क्यों नहीं किया। वो इसलिए होता है क्योंकि इन रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है ये एनर्जी अप्रॉक्स 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। देखो ये मैं नॉर्मली डाटा बता रही हूँ, ऐसे मैं कह नहीं रही हूँ कि ये कोई फिक्स डाटा होगा, लेकिन हाँ हम एक तरीके से मान सकते हैं कि इनमें जो एनर्जीज हैं, इनमें जो रेडिएशंस आती हैं उनकी एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि आने वाली रेडिएशन उस मैटर या मीडियम के साथ इंटरेक्ट होती है और उसे आयनाइज कर देती है। नेक्स्ट बात, इसमें क्यों आयनाइज नहीं किया गया, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की होती है। इन मार्क्स को अच्छे से याद रखना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी। कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से मार्क देके आपसे पूछ लेते हैं और आप जल्दबाजी में इस चीज़ को गलत कर देते हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को और फिर अटेंड करना। ओके, अब ये तो तुम्हें समझ में आया कि चलो ठीक है हमने इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया, पर ये आयनाइजेशन आखिर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं कि ये आयनाइजेशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे समझा दूँ थोड़ा बहुत। चलो देखो आयनाइजेशन का मतलब क्या है, पहले हम नॉर्मली 2D में समझेंगे, फिर आपको मैं 3D में समझाऊंगी। देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या होता है, मान के चलो कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। तुम सबको पता है कि न्यूक्लियस जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब मैं ये बात कर रही हूँ एक एटम की, यानी कि मैंने मीडियम को तोड़ दिया है। मान के चलो कि मैंने ये मार्कर लिया था, इस मार्कर को मैंने क्रस्ट कर दिया। अब इसका जो लास्ट पार्टिकल बचा वो एक एटम है, तो हम उस एटम की बात कर रहे हैं। ये हो गया के शेल। अच्छा, के शेल यानी कि के कोश, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं एल शेल की। ठीक है, ये थोड़ा सर्कल पे ध्यान मत देना।
ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया के शेल। ये जो होगा ये होगा एल शेल। अच्छा, एल शेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ। ओके, वैसे होते कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या हुआ कि बाहर से कोई रेडिएशन आई, यानी कि मान के चलो कि मैंने जब इस मार्कर को क्रस्ट किया तो इसका जो लास्ट पार्टिकल एटम बचा, अब मैं उसको रेडिएशन फील्ड में, रेडिएशन एरिया में लेके चली गई हूँ। अब उस रेडिएशन एरिया में क्या होगा कि उस मैटर के साथ, यानी कि इसका जो लास्ट पार्टिकल बचा है उसके साथ क्या रिएक्शन होगी, ये मतलब क्या होगा उसके साथ, ये देखते हैं थोड़ा। तो देखो, ये रेडिएशन जब यहाँ से आई तो इस रेडिएशन ने एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोश, उसके 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन किया। अब क्या होगा कि अगर इस रेडिएशन में एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा होती है, मतलब हम मान लेते हैं अभी के लिए कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की रेडिएशन है, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? इजेक्टेड, यानी कि बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अगर इसने एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो साथ साथ में एक एक्सरेज भी होती हैं। एक्सरेज भी क्या होंगी? वहां से इमिट होंगी। कोई भी रेडिएशन टाइप होगा वो क्या होगा? वहां से इमिट होगा। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन, यानी कि आयनीकरण। अगर मैं प्रॉपरली आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर कोई भी मैटर या कोई भी मीडियम का कोई भी एक छोटा सा एटम है, उस एटम के साथ में कोई भी रेडिएशन आकर अगर टकरा रही है तो वो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। उस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं, यानी कि आयनीकरण कहते हैं। क्लियर? अब मान के चलो कि ऐसा होता कि ये तो मैंने एटम की बात कर ली। मान के चलो कि मैं एक छोटा सा गैस मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। ठीक है, मान के चलो कि मैंने इनर्ट गैस का एक गैस मॉलिक्यूल ले लिया जिसको मैंने आर्गन कहा। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैंने इस आर्गन के यहाँ से रेडिएशन को पास किया तो ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इजेक्टेड कर दिया ना इलेक्ट्रॉन एटम से भी, तो यहाँ से भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो आर्गन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो ये आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आर्गन गैस का आयनाइजेशन। क्लियर? समझ में आई चीजें? इलेक्ट्रॉन बोलते किसको हैं, मतलब आयनाइजेशन क्या होता है। आया? तो ये तो 2D में बात हो गई। चलो देखो, यहाँ पे मतलब हम थोड़ा ट्राई किया है कि क्या है। देखो, पहली बात तो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि कोई भी अगर एटम है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया के शेल। क्या था? ये वाला जो आप शेल देख रहे हो ये के शेल है, और ये वाला जो शेल है ये क्या है? आपका एल शेल है। ठीक है, तो ये आपका एल शेल हो गया। अच्छा, बात करते हैं अब यहाँ पे। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिए? 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इन 3 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोल दिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ये क्या हो गया? वैलेंस शेल, यानी कि बाह्यतम कोश है तो क्या बोल दिया? वैलेंस शेल बोल दिया। अब तुम सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पे ये जो तुम्हें 2 बॉल्स दिख रही हैं, कौन सी? ग्रीन, और ये जो तुम्हें रेड बॉल्स दिख रही हैं ये क्या है? यहाँ पे तुम ग्रीन बॉल्स पे क्या देख पा रहे होंगे? पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन्स का होता है। और जो तुम रेड कलर की बॉल्स देख पा रहे हो ये क्या होती है? यहाँ पे न्यूट्रॉन। इस पे तुम्हें कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे तुम लोग नेगेटिव देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है? तो ये तो आपकी एक एटम की स्ट्रक्चर हो गई। इसमें क्या होता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन से आकर के रेडिएशन टकराएगी तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाएगा? गायब कर दिया जाएगा। यानी कि आपको फिर कुछ जो होगी इमेज वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो आपको कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है बस आपको वैलेंस जो शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होगा? गायब हो चुका होगा। क्लियर? तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर यहाँ पे डिनोट की जाती है किसके बारे में? आयनाइजेशन को बताती है। चलो, तो ये बात हो गई। अब हम ये बात करते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, आयनाइजेशन क्या होता है, क्या कि इसका काम क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखो, अल्फा पार्टिकल जिसको आप हीलियम भी बोलते हो, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन जो भी हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन,
ये सब किस में आते हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ पे आते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन में। अब तुम बोलोगे कि न्यूट्रॉन भी, तो बिल्कुल न्यूट्रॉन भी। ओके, जब हम उसके बारे में अच्छे से जानेंगे तो हम आगे बात करेंगे और भी चीज़ों की। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल फिर कौन कौन से हो जाएंगे। अच्छा, इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी समझ लो कौन कौन से होते हैं। एक होती है एक्स रेज और एक होती है गामा रेज। ओके, एक एक्स रेज और एक गामा रेज। ये जो मार्क है ये गामा का होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में इंफ्रारेड वेव्स, इसके अलावा माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के। अब आप ये बोलोगे कि ये आपने पढ़ाया क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर एग्जामिनर ने कभी क्वेश्चन दिया यहाँ पे तो वो पूछ सकते हैं कि बताओ व्हाट इज, इनमें से जितने भी पार्टिकल है व्हाट इज द पार्टिकल ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से आपको जो भी फॉलोइंग दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल या कौन सी रेज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट्स, ये सब क्या होती हैं, यहाँ पे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। अच्छा, अब थोड़ी बहुत इनके बात कर लेते हैं हार्म की। आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं, अगर ये हमारी बॉडी को लगी, यानी कि हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करेंगी डायरेक्ट, बिना किसी भी यूज़ के, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आकर के अगर हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करती हैं तो ये हमारी बॉडी के डीएनए और लिविंग टिश्यूज़ को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। यानी कि कैंसर्स क्या करेंगी, ये जो सेल्स होंगी उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ कर देंगी, जिनसे हमारी बॉडी में कैंसर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन डैमेज कर सकती है लिविंग टिश्यू एंड डीएनए। ओके, चलिए इसमें बात करते हैं कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती हैं। तो देखो, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो हमारी बॉडी को इतना हार्म नहीं करती, जैसे कि विजिबल लाइट्स जिसमें हम इजीली देख पाते हैं, हम बैठे रहते हैं इतने घंटों तक, तो ये क्या होती है, मोस्टली सेफ होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें तो ये तो तुम लोगों को अच्छे से पता होगा। अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि सूर्य का प्रकाश, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारी स्किन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, हमें स्किन एलर्जी हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो अल्ट्रा वायलेट रेज है जो क्या कर सकती है, स्किन को डैमेज कर सकती है। तो आपको अगर कभी क्वेश्चन आए कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, और देखो ये चीज़ सिर्फ आपको इसलिए नहीं है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं साथ साथ में, इसलिए भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती है कि आयनाइजेशन आखिर होता क्या है। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता। क्लियर। अब बात करते हैं कि जहां से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। चलो, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। मैं यहाँ पे 3 पार्टिकल्स ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 पार्टिकल की। एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, एक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीटा पार्टिकल, और एक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गामा रेज की। किसकी? गामा रेज की। तो मैं इसको एक तरीके से इस तरीके से डिनोट कर सकती हूँ। अल्फा को मैं डिनोट कर चुकी, बीटा को कर चुकी और गामा रेज को इस अकॉर्डिंग डिनोट कर देती हूँ। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए इन सब में से पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन तीनों का आपको ऑप्शन दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ कि पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है। ओके, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्टिकल्स या ये जो रेडिएशंस हैं इनके अंदर कितनी पावर होती है कि ये किसी भी मटेरियल को, मैटर को पेनिट्रेट कर सके, कितने डेंस मटेरियल को पेनिट्रेट कर सके। ओके, चलिए तो बात करते हैं पेनिट्रेटिंग पावर की। तो ये क्वेश्चन आपको है ना देखने को मिलेगा। मैं चाहे आरआरबी में बात कर लूँ इस क्वेश्चन की, एम्स में बात कर लूँ इस क्वेश्चन की, या फिर आप एमपी ग्रुप 5 में बात कर लो, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं अगर उनमें कभी भी बेसिक से क्वेश्चन आएगा तो जरूर यहाँ से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आपको दिख सकते हैं प्रीवियस पेपर्स में भी ये क्वेश्चन। तो देखो, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि कोई भी अगर मटीरियल आया तो उसने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है मेरा, ठीक है, तो इसने क्या किया कि यहाँ से कोई पार्टिकल आया तो उसने मेरे हाथ को पार करके वो बाहर निकल गया, तो इसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन। तो याद रखना, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी? गामा रेज की। किसकी होती है? गामा रेज की।
अब ऐसा क्यों है ये भी समझ लेते हैं। क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो काफ़ी हैवी पार्टिकल होता है। अब तुम्हें भी पता है कि अगर कोई चीज़ हैवी होगी तो वो ज़्यादा क्या नहीं कर पाएगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो ये क्या होते हैं कि ये हैवी पार्टिकल होने की वजह से हमारी सिर्फ जैसे कि हमारी स्किन है या फिर कोई पेपर होगा उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं। यानी कि कम डेंस जो मटीरियल्स होते हैं उनको ईजिली ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, को पेनिट्रेट। यही बात अगर मैं बीटा पार्टिकल के बारे में कहूँ तो बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े मॉडरेट पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि ये इतने हैवी भी नहीं होते हैं और ये ज़्यादा लाइट भी नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं ये इजीली एल्यूमिनियम की अगर कोई शीट है या कोई भी मटेरियल होगा उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। बात करते हैं गामा रेज में। गामा रेज की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। गामा रेज की एनर्जी हाई होने की वजह से ये लेड टाइप के मटेरियल जो कि काफ़ी क्या होते हैं, रेडिएशन सेफ्टी में भी हम यूज़ करते हैं उनको। इसके अलावा जो थिक कंक्रीट होती है उस मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये एक ऑर्डर होता है। तो इससे अगर कभी क्वेश्चन आए तो आज तुम लोग इस ऑर्डर को अच्छे से याद करके जाओ यहाँ से। कभी भी इस ऑर्डर को भूलना मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे मैक्सिमम। हालांकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पे ही आते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी एग्जामिनर तुम्हें थोड़ा सा डाइवर्ट करने का भी ट्राई करते हैं। वो क्या करेंगे कि तुम्हें ये तो दे दिया तो तुम्हें इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तुम्हें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि हाँ इसके हैवी पार्टिकल हैं तो जल्दी मूव नहीं करते हैं, यानी कि कम स्पीड पे मूव करेंगे। मॉडरेट पार्टिकल है, थोड़ी मॉडरेट स्पीड पे मूव करेंगे। हाई एनर्जी है, हाई स्पीड होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर तुम्हें ये पार्टिकल में गामा रेज और न्यूट्रॉन दे दिया जाए तो तुम क्या लिखोगे। गामा रेज या फिर न्यूट्रॉन दे दिया जाए तो बताइए कि आप इसमें क्या लिखोगे, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी कि जो भेदन क्षमता होगी, ये क्या होती है, या इन दोनों की एप्रोक्स बराबर होती है। इन दोनों की एप्रोक्स बराबर होती है। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर मैम ऑप्शन में ये आ गया कि बताओ गामा रेज की ज़्यादा है या न्यूट्रॉन की ज़्यादा है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो इसमें ये होता है कि जब भी ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम पे आए गए हैं तो उसमें हमेशा गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर को ही ज़्यादा माना गया है। तो आप बस इस तरीके से याद करो कि अगर हमारे एग्जामिनेशन एम्स होते हैं या RRB है या फिर MP ग्रुप 5 में जो हम एग्जामिनेशन देते हैं हमारे, तो अगर हम हमारे फील्ड से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको यही मिलेगा कि गामा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो न्यूट्रॉन से ज़्यादा होती है। ओके, तो इस कंफ्यूजन में मत रहना आप लोग कि क्या होता है। तो गामा रेज की क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, न्यूट्रॉन से। लेकिन एक बात और मेरी समझ लेना यहाँ पे, अगर बाई चांस कोई न्यूक्लियर मेडिसिन की तैयारी कर रहा हो यहाँ से, या फिर कोई भी रेडियोथेरेपी की अगर तैयारी कर रखा हो, तो ये बात याद रखना कि अगर इन दोनों में से पेनिट्रेटिंग पावर को पूछा जाए तो आप न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर को ज़्यादा बताओगे। ओके, लेकिन कभी भी जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चंस आपको ऐसे घुमा के नहीं देखते हैं, या तो वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देंगे या फिर मैक्स टू मैक्स गामा रेज को हटा के न्यूट्रॉन का देंगे। लेकिन प्रीवियस एग्जाम्स में एक दो बार ये आ चुका है कि बताओ कि ऑर्डर किस तरीके से होगा। तो गामा रेज जो होती है उसका आपको ज़्यादा करके आना है पेनिट्रेटिंग पावर, और न्यूट्रॉन का कम करके आना है। दोनों में ही एनर्जीज हाई होती हैं। इसका तो तुमको पता लग गया कि हाँ लेड और कंक्रीट होंगे जो इनको कहीं ना कहीं गामा रेज को रोकने का काम कर सकती हैं। ओके, न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इनके लिए हम हाइड्रोजीनस मटेरियल का यूज करते हैं। किसका, हाइड्रोजीनस मटेरियल का। ओके, वाटर इनका हम यूज करेंगे। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको समझाया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पे किस अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारा जो टॉपिक था उसकी बात कर लेते हैं। नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, चलिए तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको मैं सीधा लिख रही हूँ EMR। क्या होती हैं, किस तरीके से हुई, ये बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि
सन, सबको पता है अच्छे से, सूरज, ठीक है। क्या होता है कि जो सन है वो आप सबको लगता है अरे बड़ा पास है, लेकिन होता बहुत दूर है, ठीक है। तो उस सन पे क्या होती है, काफी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कभी आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे, कभी आपस में जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, नया पार्टिकल बनाएंगे। तो क्या होता है कि सन पे जितनी भी ये रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होना, टूटना किसी भी चीज का, तो उनसे बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जो कि अलग अलग एनर्जी की फॉर्म में निकलती हैं। तो वो जो रेडिएशन है जब वो सन से आते हुए हमारे अर्थ पर पहुंचती हैं तो वही रेडिएशन में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। यानी कि जब तक वो अर्थ पे पहुंचती हैं तो उसमें आपको बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जो कि देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं आपको नॉर्मल बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती हैं। इसमें आपको नाम में पता चल रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशन, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करते हैं। तो इस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी। ओके, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है दिखने में, इसकी भी बात करते हैं। ओके, वेव के फॉर्म में। चलो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन की। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं ये एक टाइप की एनर्जीज ही है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सन पे क्या होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं, न्यूक्लियर वहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक तरीके से टूट रहे हैं, न्यूक्लियर क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइसेंस हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो कि वहाँ पे होती है, क्योंकि जो सन है वो बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, वो क्या करता है, पूरा इन्वायरमेंट जो होता है वो उसके क्या रहता है, कॉन्टेक्ट में रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो कि अर्थ पे आती हुई दिखाई देती है, जिसमें से एक आपको अल्ट्रावायलेट रेज होती है, विजिबल लाइट्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो EMR एक टाइप की एनर्जी, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, और ऐसी बात हमने रेडिएशन के बारे में भी कही थी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होती क्या चीज़ है, तो देखो एनर्जी होती है और इसमें होते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत, परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस तरीके से शो कर देती हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं, ये मार्क होता है परपेंडिकुलर का। ओके, इसमें आप ये देखने को मिलेगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये क्या करती है, वेव फॉर्म में क्या करती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। यानी कि हम तीन चीजों की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मूवमेंट, यानी कि ट्रैवल। उन तीनों की डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलिए समझाते हैं आपको विद डायग्राम। जैसे कि ये 2D डायग्राम आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इसमें क्या है कि ये जो ब्लू आपको शो किया जा रहा है ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। वहीं जो ये रेड आपको शो हो रहा है ये किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को शो। ये क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर पोजीशन पे होते हैं। बात करते हैं जो यहाँ पे दे रखा है प्रोपोगेशन डायरेक्शन, यानी कि ट्रेवल डायरेक्शन।
एक तो मान के चलो कि ये है, इस मार्कर को मैं इस तरीके से मूव कर रही हूँ, तो ये इसकी डायरेक्शन, ट्रेवल डायरेक्शन हो गई। इसके ही परपेंडिकुलर एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के परपेंडिकुलर होगा एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की तरफ निकला होगा। 3 एक्सिस होती है एक्स, वाई, जेड। ओके, तो ये क्या हो गई यहाँ पे ट्रेवल डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे मूव करेगी। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है वेवलेंथ, जिसको हम शो करते हैं लैम्डा से, इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर होती क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसको हम बोलते हैं आयाम, क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं इसको हम। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वेव है वो अपने कितने पीक तक पहुंच पाई है। फॉर एग्जाम्पल ये जो होगा ये इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओके, यानी कि कोई भी अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो वो कितने पीक तक पहुंच रही है वो उसके एम्पलीट्यूड को शो करेंगे, अपने नॉर्मल पोजीशन से कितनी पीक तक पहुंच पाई है। बात करते हैं डिस्टेंस की, तो ये जो ये ट्रेवल कर रही हैं ये इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस, यानी कि इसको हम शो करते हैं वेवलेंथ से, तरंग दैर्ध्य से। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक पूरा वेव साइकिल होता है, यानी कि ये पूरा जो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक साइकिल बनेगा, ये किसको शो करेगा, वेव लेंथ को शो करेगा। ओके, जिसमें हम एक बात करते हैं क्रस्ट की और एक बात करते हैं ट्रफ की। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे श्रृंग और इसको हम यहाँ पे बोलते हैं गर्त। ये जो होता है ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो होता है ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर। इसके अलावा फिर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं यहाँ पे जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हो गई 2D की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। तो ये जो वेव्स जा रही हैं ये जितनी बार रिपीट होती हैं पर्टिकुलर टाइम में, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। इसके अलावा वेवलेंथ की यूनिट आप नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम मीटर में देख सकते हो। एम्पलीट्यूड की भी यूनिट कुछ इस तरीके से होती है। ओके, तो ये तो बात हो गई 2D की। चलिए तो बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3rd नंबर। ओके, चलिए बात करते हैं कि क्या है यहाँ पे। अब देखो, अगर तुम्हें ध्यान से देखने को मिले तो यहाँ पे एक डायरेक्शन को निकाल रखा है फर्स्ट, जिसको तुम एक्स एक्सिस मान सकते हो। यहाँ पे सॉरी, उसको तुम वाई एक्सिस मान लेना। ये जो निकाली गई है ये हो गई एक्स एक्सिस। और ये जो तुम्हें सेकंड पे देखने को मिलेगी, ये देखो तुम्हें जो सेकंड देखने को मिल रही है ये क्या है, बाहर निकली हुई है। ये क्या है, बाहर निकली हुई है, यानी कि जेड एक्सिस को ये शो कर रही है, जो हमें दिखती नहीं है। ये क्या है, 3D एग्जामिनेशन है जिसमें इसको शो किया गया है। देखो ये होती है कुछ एक्सिस। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक क्या है, अंदर जा रही है बोर्ड की तरफ, एक क्या है बोर्ड के इस तरफ जा रही है, और एक बोर्ड के ऊपर जा रही है। तो ये हो जाती है 3 एक्सिस। क्लियर। अगर मान के चलो इसकी फर्स्ट एक्सिस जो है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है और इसकी सेकंड एक्सिस है जो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, तो उसकी जो थर्ड एक्सिस है जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है, ये क्या शो करेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपोगेशन को शो करेगी। ओके, तो ये क्या शो करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपोगेशन को। तो इस तरीके से क्या बनती है, 3D इमेजेस बनती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जहां तक पीक पे गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसका पॉजिटिव पार्ट और ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया। क्लियर। जिस तरीके से प्लस एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे भी प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। क्लियर। ओके, तो ये आपकी कुछ बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे रेडिएशन की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज जानते हैं। अब ये जो क्लास है वो वैकेंसीज के लिए भी अच्छी है, साथ साथ में जो थ्योरेटिकल अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी है, उनको भी यहाँ से कंटेंट मिल सकता है। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं ये ड्वेल नेचर की होती है, यानी कि द्वैत प्रकृति, यानी कि इनमें 2 तरीके के क्या होते हैं, नेचर। अब 2 तरीके का नेचर कौन कौन सा होता है, एक इनमें नेचर होता है वेव का और एक इनमें नेचर होता है पार्टिकल का, यानी कि एक ये तरंग के फॉर्म में भी ट्रैवल करेंगी और एक ये पार्टिकल यानी कि कण की फॉर्म में भी। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने एक्सेस और गामा रेस का भी नाम लिया जो कि एक तरीके से वेव होती हैं। वहीं मैंने एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का भी नाम लिया। तो ये वेव और पार्टिकल दोनों की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं।
ओके, इसलिए इनका नेचर होता है ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति। चलिए सेकंड बात करते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं इनको कभी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये क्या करती है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, वैक्यूम में ट्रैवल करती है। इन्हें कभी भी क्या नहीं पड़ती, मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन्हें कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस मटेरियल मिलेगा ही, मीडियम मिलेगा तभी ये मूव करेंगी, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कितनी स्पीड से मूव करती हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये वैक्यूम में 3 × 8 की पावर मीटर पर सेकंड से यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। प्रकाश का वेग, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का वेग, जिसकी पावर होती है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करती है। याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं इनमें ना तो कोई मास होता है और ना ही इनमें कोई चार्ज होता है, ना यानी कि इनका ना तो कोई द्रव्यमान होता है और ना इनमें कोई टाइप का आवेश होता है। इसलिए इसकी जो जितनी भी फॉर्म होती है जो कि अर्थ पे पहुंच रही है, क्या पहुंचेगी, प्योर एनर्जी के फॉर्म में। कैसे, प्योर एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेना, ना तो द्रव्यमान और ना आवेश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि और क्या होता है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो मार्क मैं लगा रही हूँ ये परपेंडिकुलर का है। ओके, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम यूज कहाँ करते हैं। बहुत सारी जगह है, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें क्या आती है, एक्सरे आती हैं, तो एक्सरे का हम यूज़ जब एक्सरे एग्जामिनेशन कराने जाते हैं तब करते हैं, सिटी में यूज़ करते हैं हम उस चीज़ का। अगर बात करें गामा रेज का तो कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या सिर्फ मेडिकल फील्ड में इनके यूज़ है, नहीं, आप देखोगे कि रेडियो वेव्स में भी, यानी कि जो रेडियोज होते हैं ना, जहाँ पे एफएम रेडियोज, तो वो क्या करता है, जो कम्युनिकेशन बिठा रहा है, टीवीज या फिर माइक्रोवेव्स, जहाँ पे आप क्या करते हो, माइक्रोवेव केक बनाते हो ना, फिर उसको रखते हो, तो वो क्या करते हैं, उन सब से रेडिएशंस क्या होती हैं, निकलती हैं। तो एप्लीकेशन कि इनको हम कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, इनको हम कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप करना, यानी कि अगर हम किसी को फ़ोन कर दे तो हम उससे बात कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं वहाँ से, वो क्या कर रही है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल ये आपको दिख रहा होगा कुछ स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पहले हम इसका थोड़ा बहुत कंटेंट भी लिख लेंगे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब, स्पेक्ट्रम जो तुम देखते हो ना, इंद्रधनुष जिस तरीके से बनता है, तो तुम्हें कितने सारे रंग उसमें दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, तो तुम बोलते हो ना स्पेक्ट्रम बना। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी होता है, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जो कि क्या होती है, इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पे ऑल टाइप की एनर्जी रेंजेस की, ऑल टाइप की रेंजेस की, रेंज यानी कि मतलब कोई अमाउंट होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 से लेके 100, 10 से लेके 1000, 10 से लेके 10,000, इस तरीके से। तो जो एनर्जी रेंज है यानी कि ऊर्जा सीमा जो होती है, उस ऊर्जा सीमा में बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो कि क्या है, इंक्लूड है, शामिल है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे कौन कौन सी रेज होती हैं जो कि शामिल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स, फिर बात करते हैं माइक्रोवेव्स, इसके बाद बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स, इसके अलावा बात करते हैं विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज,
और गामा रेज। चलिए तो बात करते हैं इनके ऑर्डर की कि इनका ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो ये आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, कुछ डायग्राम भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत इन चीज़ों की कि ये क्या है। तो देखो ये आपको यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे आपको जितनी भी दिखाई दे रही है ये सारी क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हैं जिनकी बात की जा रही है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हम टेलीफोन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टावर देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपको टावर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टैटिक फील्ड के बारे में बताया गया है। ये आपको विजिबल लाइट जो आप आंखों से देख सकते हो, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट जो कि आपको सूर्य के प्रकाश से मिलती है, और आयनाइजिंग रेडिएशन जहाँ पे हम बात करते हैं एक्सरेज और गामा रेज की। ओके चलो, तो क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो कि जो भी कम्युनिकेशन कैसे होता है, आप बोलते हो ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, लैपटॉप में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज की वजह से। वो होता है यहाँ पे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो जितनी अच्छी आएंगी, रेडियो वेव्स आपको जितनी बढ़िया मिलेंगी, कम्युनिकेशन उतना बेटर होगा, नेट भी बेटर चलेगा। ओके, फिर आती हैं रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स जो होती हैं इनमें भी क्या रहता है, रेडियो वेव्स के बाद आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के अंदर क्या रहता है, जैसे कि हम माइक्रोवेव ओवन्स की बात कर सकते हैं, रडार्स की बात कर सकते हैं। वो क्या करती हैं, माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है। बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स क्या काम करती हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो नाइट विजन प्रोवाइड कराने का यहाँ पे क्या करती हैं, काम करती हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं इंफ्रारेड वेव्स की बात करूँ तो वो आपको नाइट विजन क्या करेंगी, प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल में भी इसको हम यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा फिर आती है हमारी विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट। ओके, तो इस तरीके से कुछ शो किया गया है यहाँ पे। अब देखो इन चीज़ों को तुम छोड़ो, अभी तुम ये चीज़ देखो कि ये जो तुम्हें वेवलेंथ यहाँ पे दिख रही है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो वेव जा रही है, ये पहले तो कुछ इस तरीके से थी, अब काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई और फिर और ज़्यादा इकट्ठी हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन वाइब्रेशन। यानी कि इस टाइम पे जब ये वेव मूव कर रही थी तो अब क्या थे, वाइब्रेशन कम थे, धीरे धीरे जैसे ये आगे गई तो वाइब्रेशन बढ़ा और लास्ट में जाके वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं। अच्छा, मैं इसको ऑर्डर में लिख देती हूँ एक बार। ये यहाँ पे ऑर्डर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब ये ऑर्डर किस अकॉर्डिंग है कि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो इस तरीके से तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ऊर्जा बढ़ेगी। अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा E=H²। क्या होता है ये, इसमें E जो होता है ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा को शो करता है, H जो होता है ये प्लांक कांस्टेंट होता है, और न्यू जो होता है इसको हम आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि अगर एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बढ़ती है। वही बात अगर इनकी वेवलेंथ की कर लें तो वेवलेंथ न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। c यहाँ पे क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो वो क्या होगा, इन्वर्जनली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ कम हो जाती है। ओके, तो ये कुछ ऑर्डर होता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब मैंने तुम्हें ऑर्डर इसलिए बताया कि कभी कभी तुमसे पूछ लेते हैं कि बताओ एनर्जी किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है। हो सकता है कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हो वो, लेकिन आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आप अगर एक भी टर्म याद कर लोगे तो दूसरी को आप लिंक करके बना सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें एक्सरेज और गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, इनकी वेवलेंथ जरूर पूछी जाती है। विजिबल में क्या होता है, विजिबल का मतलब होता है विबग्योर, यानी कि जो आपको दिखता है ना, बिल्कुल जिसमें 7 रंग दिखते हैं वो 7 रंगी विजिबल लाइट बताती है। अल्ट्रावायलेट जिसमें आप सनलाइट की बात करते हो, बिल्कुल सूर्य का प्रकाश। और इंफ्रारेड में आप नाइट विजन्स इनकी बात कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल, माइक्रोवेव्स में माइक्रोवेव ओवन जो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है। रेडियो में रेडियो वेव्स की में ही रेडियो की बात कर लो, यहाँ पे आप रडार की भी बात कर सकते हो, लेकिन माइक्रोवेव की बात कर लो, ओवन की। ओके, और इंफ्रारेड में आप नाइट विजन की बात कर सकते हो। क्लियर। और एक्स रेज और गामा रेज में तो बताने की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि
रेडिएशन जो कि ट्रीटमेंटों में काम में ली जाएगी। अच्छा, अगर तुम्हें इसका याद करना है फॉर्म तो मैं बता देती हूँ, हालांकि बहुत बेकार है उसका टर्म, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं तुम्हें कि क्या बनेगी। इसकी जो टर्म होती है वो कुछ इस तरीके से बना सकते हो आप कि रमेश मामा, ठीक है हाँ बिल्कुल, रमेश मामा इज्जत वाले। हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ पे जो क्या करता था कि यहाँ पे हमने ये जो अल्ट्रावायलेट है इसको कहीं ना कहीं जोड़ दिया, ठीक है। तो इज्जत वाले यूनिफॉर्म में बिल्कुल यूनिफॉर्म में एक्सरेज जो होती है उस एक्सरे गन को क्या करते हैं, एक्सरे गन को, एक्सरे और गामा से गन हो गई तो एक्सरे गन लेकर के घूमते हैं, ठीक है। तो रमेश मामा इज्जत वाले यूनिफॉर्म में एक्सरे गन लेके घूमते हैं। हालांकि ये थोड़ा बेकारी टर्म है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ओके, तो ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया। आई होप आपको समझ में आई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्लास। ये आपका मतलब मैन जो था ये यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे बताया जाता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको कुछ चीज़ समझ में आई होंगी, यानी कि मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे जो वैकेंसीज में आती हैं चीज़ें वो आपको मेनली बताई हैं कि इस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती है, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के क्लियर करे हैं। अगर आपको इसी तरीके के कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ भी जुड़ करके अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, थोड़ी एडवांस चीज़ें मिलेंगी अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो। जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको अभी जिस तरीके से मिल रहे हैं उसी तरीके से। इसके अलावा आपको EPDF मिलेंगे, वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बता दिया आपको। तो जो मैंने अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता सकती थी हूँ, लेकिन अगर जो टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या होगा कि हम जो नॉर्मल क्वेश्चन भी बन रहे होंगे वो भी हम आपको बता सकते हैं। और इसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसमें ये होगा, फुल लेंथ टेस्ट में कि आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सबको भी क्लियर करेंगे। तो एक होता है कि सिर्फ एक टॉपिक के क्वेश्चन अटेंड करना, एक होता है कि पूरा थोड़ा बर्डन लेके चलना कि हाँ मुझे पूरा सब्जेक्ट का फुल लेंथ टेस्ट देना है। ओके, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेंगे, लाइव भी क्लासेस होंगी जो आप लोगों के लिए कराई जाएंगी। तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऐप पे जाके इनरोल कर सकते हो यहाँ पे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कहीं ना कहीं कि आपको शॉर्ट चार्ट में चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। एम्स RRB जो एग्जाम्स होते हैं इनमें क्या होता है कि नॉन टेक्निकल पार्ट भी पूछा जाता है। तो आपका जो अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो आपका ये फायदा होगा कि आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन भी देखने को मिल जाएगा, उनके भी आपको पेपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। और बाकी की जो एग्जाम्स होने वाली हैं PG IMR और इन सब में तो जो टेक्निकल पोर्शन आ रहा है वो भी आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल के ऐप को जाके इनरोल कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए। तो मैं ट्राई करूंगी कि उन टॉपिक्स पे क्लास लेके आऊँ और आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सकूं। ओके, तो चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, उसी कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्लास लेंगे। थैंक यू।